नमस्कार, मैं आशीष सिंह मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आप सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की शानदार प्रक्रिया जारी होगी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आप इस टॉपिक को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि यह टॉपिक हर एग्जाम में, चाहे आपका एसएससी के जितने भी पैटर्न के एग्जाम होते हो, सीजीएल हो, एसएससी डाटा एंट्री का हो, एमटीएस वाला हो, या फिर खास तौर पे एसएससी जीडी के लिए यहां से प्रश्न आपको बिल्कुल मुकम्मल तरीके से मिलने वाले हैं। इसके पहले आप लोगों ने देखा कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किया है, जिसका नाम था ग्रासलैंड। और आप सभी लोगों को बहुत ही विधिवत तरीके से चीजों को मेंटेन करना है, समझना है, और इस टॉपिक पर विशेष रूप से आप लोगों को अपनी नजर बनाए रखनी है। तो देखिए, टॉपिक है भारत की स्थिति और विस्तार। इसी के संदर्भ में हम लोग बातचीत करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, यह है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? देखिए, भारत में कितने राज्य हैं जिनके पास समुद्री कोस्ट लाइन है? आप इसमें ऑप्शन पहले पर देख सकते हैं। पहला ऑप्शन इसमें 7 दिया हुआ है। सेकंड ऑप्शन की बातचीत करें तो सेकंड ऑप्शन में 8 दिया है, 9 दिया है और 10 दिया है। 4 ऑप्शन आपको यहां पर मिल रहे हैं। इस क्वेश्चन को पहले समझिए कि हमारा जो भारत है, भारतवर्ष में समान रूप से कोस्ट लाइन की बातचीत करें तो भारत का जो कोस्ट लाइन है, समुद्री सीमा है, वो 7516.6 किलोमीटर है। याद रखिएगा, द टोटल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, उसका टोटल जो आप देखेंगे एक संख्या में, तो लगभग 7516.6 किलोमीटर यहां पर आपको मिल रहा है। अब इसमें शामिल देखिए क्या क्या है। अरब सागर में स्थित अरब सागर है, तो अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप को भी खास तौर पे शामिल किया गया है। और इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में खास तौर पर जो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा जो आपको ये कोस्ट लाइन दिख रही है, ये भी कहीं ना कहीं शामिल है। तो जब टोटल की बातचीत करें, अर्थात तट सीमा की बातचीत करें और द्वीप समूह वालों की भी बातचीत करें, तो ये दोनों का कहीं ना कहीं जो संख्यात्मक मान आपको दिख रहा है, वह है आपका 7516.6 किलोमीटर। यहां से आपको समझना है। एक बात तो ये रही। दूसरी बात यह है कि ये गुजरात हो गया, इसी प्रकार महाराष्ट्र हो गया, तीसरे नंबर पर आप गोवा को देखेंगे, चौथे नंबर पर यहाँ पर कर्नाटक है, पांचवें नंबर पर केरल हो गया, छठे नंबर पर यहाँ पर तमिलनाडु हो गया, सातवें नंबर पर आंध्र प्रदेश, आठवें नंबर की बातचीत करें तो उड़ीसा, और 9वें नंबर की बातचीत करें तो यहां पर आपको बहुत अच्छे तरीके से वेस्ट बंगाल मिल जाएगा। अर्थात अगर यहां से क्वेश्चन का आंसर फाइंड करें कि भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं, तो भैया बिल्कुल सीधा सीधा आप लोगों को आंसर करना है सी ऑप्शन, अर्थात 9 राज्य। 9 राज्य हैं। अब इसमें देखिए कहीं ना कहीं क्वेश्चन बहुत से बनते हैं कि सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी कोस्ट सीमा किस राज्य की लगती है, सबसे छोटी किसकी लगती है। ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए अगले प्रश्नों को जरूर देखते हैं, वहां से जरूर क्वेश्चन यहां पर आएंगे। बस आपको इस पॉइंट को याद रखना है, 7516.6 किलोमीटर टोटल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया है, जिसमें आइलैंड्स को भी शामिल किया गया है और कोस्टल रीजन को भी खास तौर पे शामिल किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से समझने का प्रयास करिए। भारत में निम्नलिखित में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? कौन सा राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे ज्यादा लंबी है? यहां पर देखिए ऑप्शन में महाराष्ट्र मिल रहा है, केरल मिल रहा है, गुजरात है और पश्चिम बंगाल है। सोचिए इसका जवाब क्या हो सकता है। सोचिए जीडी में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका जवाब आप लोग क्या दे सकते हैं। इसका बहुत ही साधारण सा जवाब है, अर्थात सी ऑप्शन को सही करना है, गुजरात को सही करना है। गुजरात हमारा एक ऐसा राज्य है जिसके पास 1214 किलोमीटर लंबी सीमा है। याद रखिएगा, 1214 किलोमीटर लंबी सीमा है। और दूसरे नंबर की बातचीत करें तो आंध्र प्रदेश का नंबर आता है, तीसरे नंबर में आप देखेंगे तमिलनाडु का नंबर आता है। तो कुल मिला के भारत के सबसे लंबे तटीय राज्य वाले जो राज्य हैं, इसमें गुजरात को आप लोगों को शामिल करना है। प्यारे साथियों, गुजरात की जब हम बातचीत करते हैं तो गुजरात का कुछ इस प्रकार से मानचित्र होता है। आप सभी लोग जानते हैं गुजरात में इधर वाला जो क्षेत्र है, इसे कच्छ की खाड़ी कहते हैं।
कच्छ की खाड़ी कहते हैं। और ये वाला हो गया खंभात की खाड़ी। याद रखेंगे खंभात की खाड़ी, यहां पर आप लोगों को दो खाड़ियां मिल रही हैं, कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी में यहाँ पर ढेर सारे आइलैंड्स हैं, जिसमें आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। नोरा द्वीप का नाम सुने होंगे भैया, नोरा आइलैंड का नाम सुने होंगे, यह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। इसी प्रकार से आप देखेंगे पिरतन का नाम सुने होंगे, पिरतन, पिरतन भी कहीं ना कहीं कच्छ की खाड़ी के आसपास स्थित द्वीप है। अब यहाँ पर हम खंभात की खाड़ी की बातचीत करें तो खंभात की खाड़ी में दो बड़े महत्वपूर्ण द्वीप हैं। एक का नाम है आलिया बेट, आलिया बेट नाम है, और दूसरे का नाम है खड़िया बेट। इनको भी याद रखना है। गुजरात के तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले द्वीपों में नोरा है, पिरतन है, इसी प्रकार से आलिया बेट है तथा खड़िया बेट है। इसका भी जवाब आप लोगों को समझना है। 1214 किलोमीटर लंबी सीमा है गुजरात की, जो कहीं ना कहीं अरब सागर से सीमा बनाता है। गुजरात के इस तटीय क्षेत्र को काठियावाड़ कोस्ट कहते हैं, काठियावाड़ कोस्ट कहते, याद रखिएगा। वहीं अगर काठियावाड़ कोस्ट के थोड़ा सा दक्षिण में जाएं तो महाराष्ट्र तथा गोवा में फैला हुआ जो तटीय क्षेत्र होगा उसे कोंकण तट कहते हैं। कर्नाटक में फैले तटीय क्षेत्र को कनारा तट कहते हैं और केरल में फैले तटीय क्षेत्र को मालाबार तट कहते हैं। तो इसका जवाब आपके पास क्या होना चाहिए? गुजरात होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का ये एक शानदार विश्लेषण किया गया। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है भैया? देखिए कर्क रेखा की बातचीत की जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बातचीत की जा रही है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बातचीत की जा रही है। इस बात को समझना है, यानी 23½ नॉर्थ लैटिट्यूड इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अर्थात कर्क रेखा, जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। यही एक रेखा है जो भारत को नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में डिवाइड करने का कार्य करती है। और इस रेखा के विषय में हम कहें तो यह रेखा भारत के 8 राज्यों, अगर पहले राज्य की बातचीत करें तो गुजरात हो गया भैया, गुजरात, इसके बाद राजस्थान हो गया, राजस्थान के बाद है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया भैया, छत्तीसगढ़ का नाम सुने होंगे, फिर झारखंड हो गया, झारखंड, पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल, तत्पश्चात आप त्रिपुरा और मिजोरम को शामिल करिए, मिजोरम। तो मिजोरम को जब आप शामिल करेंगे तो यहां पर आपको 8 राज्य मिल जाएंगे। 4 राज्य ये देखिए और 4 राज्य ये, टोटल हो गए 8। और मैं आपको बता दूं कि कहां से होकर नहीं गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड तो दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश का कहीं पर भी नाम नहीं आ रहा है, इसलिए ए ऑप्शन को सभी लोग सही करें। कर्क रेखा से संबंधित भारत के परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं प्रश्न जरूर आता है, इसलिए यहां पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको एग्जाम में गलत नहीं करना है। आप एसएससी जीडी के विषय में मैं आपको बता दूं कि मिशन इंस्टीट्यूट हमारा पूरी तरह से एसएससी जीडी के लिए कमर कस चुका है, और जितने भी हमारे प्रयागराज में साथी रहते हैं, अगर वह इच्छुक हैं, अगर उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, क्योंकि देखिए उसका एग्जाम डेट का डिक्लेरेशन भी सुनने में आ रहा है कि आ गया है, तो अब आप लोगों के पास वक्त कम है। जनवरी में कहीं ना कहीं एग्जाम की डेट डिक्लेयर होने का कहीं ना कहीं अंदेशा लगाया जा रहा था, जो शायद ऐसा सुनने में भी आ रहा है। तो आप लोग बिल्कुल कमर कस लीजिए, अच्छे तरीके से मिशन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करें, जिसमें आप देखेंगे हमारे एक बहुत ही शानदार होनहार टीम इन द अंडर गाइडेंस आप संजय क्या कहते हैं हमारे परिहार सर के नेतृत्व में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और एक बात तो ये है, देखिए ऑफलाइन का अपना एक अलग मजा है, उसके साथ साथ आप देखेंगे कि ऑनलाइन के माध्यम से, ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से आप लोग घर बैठे जो पढ़ाया जाता है उससे संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे, प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट भी होगा, और जैसे प्रैक्टिस सेट होगा तो देखिए आप लोगों का जो तैयारी होगा, प्रिपरेशन होगा, पूरी तरह से कंक्रीट होगा, बहुत ही मजबूती के साथ आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर। यहां पर फिलहाल उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है।
अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? देखिए, जो चीज का विश्लेषण किया जा रहा है वो तुरंत आपके सामने आ जा रहा है भाई, इसलिए चीजों को एक एक करके समझिए। विश्लेषण जो हम कर रहे हैं, उसकी जो व्याख्या कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा है, मकर रेखा, विषुवत रेखा और आर्कटिक रेखा है। आइए इसको थोड़ा सा ग्लोब में हम लोग देखते हैं कि ये रेखाओं का तालमेल मामला क्या है ना। यहां पर देखिए, ये जो आपको दिख रही है, ये तो 0 डिग्री अक्षांश हो गई। 0 डिग्री जो अक्षांश है प्यारे साथियों, यह हम सामान्य रूप से इसे मुख्य अक्षांश रेखा भी कहते हैं, या फिर प्राइम जो है इक्वेटोरियल लाइन भी कहते हैं, या फिर इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, अर्थात मेडिटेरेनियन लाइन कहते हैं। यह विश्व भर के लगभग 13 देशों से होकर गुजरती है, विश्व भर के लगभग 13 देशों से होकर गुजरती है। अब इसके बाद 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में 23½ नॉर्थ लैटिट्यूड अर्थात 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो गुजरती है, उसी को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ये एक ऐसी लाइन है जो भारत से भी होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसलिए इस लाइन पर विशेष रूप से ध्यान देना है। अर्थात ये एक ऐसी विद्युत की तार है जो भारत के ऊपर से होकर गुजरती है। अब यहाँ पर 0 डिग्री की बातचीत करें तो 0 डिग्री हमारे देश से होकर नहीं गुजरती, इस बात को ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए, इसमें मकर रेखा भी बातचीत किया है, तो अगर कर्क रेखा, याद रखिए कर्क रेखा बड़ी लाइन है, अर्थात बड़े भाई की भूमिका भी निभाता है, तो मकर रेखा भी कहीं ना कहीं आप सभी लोग जानते हैं, अगर ये उत्तरी गोलार्ध की बॉस है तो ये दक्षिण गोलार्ध की बॉस होगी। 23½ साउथ लैटिट्यूड 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश आप सभी लोग जानते हैं, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या फिर मकर रेखा कहते हैं। यह रेखा आप सभी लोग जानते हैं कि चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, पराग्वे हो गया, ब्राजील हो गया, नामीबिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, मेडागास्कर हो गया, मोजाम्बिक हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन तमाम देशों से होकर गुजरती। भारत का कहीं भी नाम नहीं आ रहा भाई, इस बात को भी समझना है। अच्छा, एक लाइन और दी है आर्कटिक रेखा, यानी 66½ नॉर्थ लैटिट्यूड, ये भी भारत से होकर नहीं गुजरती है। इसलिए आप देखेंगे कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो आप सभी लोग यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को या फिर कर्क रेखा को या फिर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आपको सही करना। तो क्वेश्चन का जो विश्लेषण हो रहा है उस विश्लेषण पर आप लोग फोकस करिएगा, अदरवाइज अगर इसकी व्याख्या को आप लोग नहीं सुनेंगे तो हो सकता गलत भी हो जाए, इसलिए चीजों को एक एक करके यहां पर आपको समझना है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आने वाला है, सभी लोग पूरी तरह से मजबूती के साथ पेन कागज लेकर भी बैठा करो, प्रयास करो कि जो चीज आपके जहन में नई नई चीजें मिल रही है उसको जरूर आप लोग नोट करते जाइए। पर देखिए अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, विश्लेषण में हमने इसको बताया, अब आप लोग इसको तुरंत जवाब दे सकते हैं। 5 राज्य होंगे, 6 राज्य होंगे, 7 होंगे या फिर 8 होंगे, तो आप सभी लोग भारत के मानचित्र के माध्यम से भी देख सकते हो। ये मैंने भारत का मानचित्र आपके सामने ट्रेस कर दिया, बना दिया। अब यहां से चीजों को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को समझ कर बता सकते हो प्यारे साथियों, ठीक है। ये भैया इंडिया का मैप हो गया। इस मैप में अगर आप देखेंगे तो ये जो लाइन है इसी को कहते हैं 23½ नॉर्थ लैटिट्यूड। मैं बार बार 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो अब इसका मतलब ये गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। ये 8 राज्य आपको मिले ना भाई। अगर 8 राज्य मिले हैं तो आप बोलिए ना कि डी ऑप्शन सही होगा, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। साथियों इसमें हम एक क्वेश्चन आपको और रखना चाहेंगे कि ये जो लाइन है जिसे हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं, 82½ ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन, जिसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से भी जानते हैं, IST के नाम से भी जानते हैं। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब इसमें देखिए यूपी का नंबर आ जाएगा, यूपी हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इसी प्रकार से देखिए उड़ीसा हो गया, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश हो गया। ये यहां पर आपको याद रखना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लिए 8 राज्य और
82 डिग्री पूर्वी देशांतर के लिए 5 राज्य। अब यहां से देखिए एक और बहुत ही टेक्निकल सवाल पूछा जा सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये एक दूसरे को किस राज्य में काटती हैं, किस राज्य में एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? तो छत्तीसगढ़ को आप लोगों को बताना है। कौन किस राज्य को बताना? छत्तीसगढ़ राज्य को आप लोगों को बताना है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, ध्यान दीजिए। स्क्रीन पर अगला सवाल आपके सामने है, सवाल को ध्यान से सुनना है। निम्नलिखित में किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? भाई नहीं गुजरती। बहुत से सवाल बन सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि 8 राज्यों से होकर गुजरती, उसके अलावा कुछ सवाल ना हो। अब यहां पर आपको बार बार पहचानना है कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है उड़ीसा से, गुजरात से, राजस्थान से या फिर बंगाल से। तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होना चाहिए कि उड़ीसा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर 7वें पर चलते हैं। 7वां प्रश्न आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब देखिए, जम्मू कश्मीर दिया है, हिमाचल प्रदेश दिया है, बिहार दिया है, झारखंड दिया है। प्यारे साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि भारत की वर्तमान जो स्थिति है वो 28 राज्य हैं और 8 यूटीज हैं, अर्थात यूनियन टेरिटरी स्टेट हैं, जिसमें आप देखेंगे कि जो कर्क रेखा है वो भारत के सिर्फ और सिर्फ 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कोई भी जो यूनियन टेरिटरी स्टेट है वहां से होकर ये लाइन गुजरती ही नहीं है। इसलिए जम्मू कश्मीर को आपको बाहर रखना है, जम्मू कश्मीर तो शामिल ही नहीं होगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, बिहार और झारखंड दिए हैं, तो जहां से होकर गुजरती है उसका नाम है भाई झारखंड। झारखंड के रांची शहर से होते हुए, झारखंड की राजधानी रांची से होते हुए ये कहीं ना कहीं रेखा गुजरती है। इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7वां आप देख रहे हैं कितना बेहतरीन सेशन चल रहा है, जिसमें एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन लगभग आ चुके हैं। आप सभी लोगों को समझना है और हम कहीं ना कहीं एसएससी जीडी को लेकर विशेष रूप से आपके लिए फिक्रमंद हैं। हमारा जो पूरा टीम है, हमारा जो पूरा परिवार है, आपके लिए एक बेहतर कार्य करने जा रहा है। आप सभी लोगों को बस याद रखना है कि जो ग्रामीण अंचल में लोग हैं, हमारे साथी हैं, बंधु बांधव हैं, अगर किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं तो आप घर बैठे प्रश्नों को ही सॉल्व करिए। और जब आप प्रश्नों की व्याख्या को समझेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तो आपके पास अभी वक्त है और उस वक्त में हम कहीं ना कहीं बेहतर कर ले जाएंगे। और एक सीट अगर आप लोग अपने लिए सुनिश्चित कर पाते हैं तो सोचिए कितना शानदार गिफ्ट होगा, एक प्रॉमिस होगा घर वालों के, परिवार वालों के लिए कि समय से नौकरी मिल गई और कहीं ना कहीं जो जीविकापार्जन का माध्यम है वो थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा, है ना। तो आजकल के लिए देखिए, लोग कहते भी हैं कि भैया आगे बढ़ना है तो सरकारी नौकरी होनी चाहिए। ये बात भैया बिल्कुल फिट बैठती है। आपको आगे बढ़ना है तो या तो सरकार में होना पड़ेगा या तो सरकारी होना पड़ेगा। अब सरकार में तो हो नहीं सकते हो क्योंकि हम पढ़ाई करने वाले लोग हैं, हम कैसे सरकार में हो सकते हैं। तो एक ही कारण बचता है कि भैया सरकारी हो जाओ, और जब सरकारी हो जाएंगे तो अपने वक्त को जब सरकार को देंगे तो सरकार कहीं ना कहीं 60-65 साल तक आपका ख्याल रखेगी और उतना समय पर्याप्त होता है, ठीक है। तो मेहनत करने की आवश्यकता है, चीजों को समझिए। 7वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन यहां पर सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन फिर से आ गया। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ये लीजिए, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया के विषय में बातचीत हो गई शुरू। ये बिल्कुल नया क्वेश्चन यहां पर आपके लिए आ गया, तो यहां पर आपको ध्यान देना है। ये आपके सामने मैप बन गया भारत का मानचित्र बना। चीजों को समझिए ध्यान से, चीजों को बेहतर से बेहतर समझने का प्रयास करिए। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो फिर आपको विदित होना चाहिए कि उत्तरतम बिंदु कौन सा होगा, पूर्व का बिंदु कौन सा होगा, पश्चिम का बिंदु कौन सा होगा। ये सब याद होना पड़ेगा कि नहीं याद करना पड़ेगा, इस बात पर आपको विशेष बल देना है। तो यहां से पहले मैं आपको एक और विशेष चीज बताऊंगा। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है मुख्य भूमि का, वो शुरुआत होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से। यानी भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, लैटिट्यूडल एक्सपेंडेशन है, दैट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड, और कहां से कहां तक आप देखेंगे 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक। ये भारत का देखिए अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब इसके बाद देशांतरी विस्तार की हम जब बातचीत करते हैं
तो ये स्टार्ट होता है 68 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ से, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से, और 97.25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक। यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार हो गया और देशांतरी विस्तार हो गया। अब यहां पर आपको समझना है कि उत्तरतम बिंदु कौन सा होगा। प्यारे साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि जो 37 डिग्री 6 मिनट है, यहां पर एक पॉइंट है जिसे कहते हैं इंदिरा कॉल। क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल। एक बहुत ही आदरणीय अंग्रेज थे। हालांकि अंग्रेजों को आदरणीय कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ अंग्रेज बहुत अच्छे थे, जिसमें पार्क बुल्कमैन का नाम सुने होंगे। पार्क बुल्कमैन ने सबसे पहले इस त्रिभुज के आकार के क्षेत्र को, जो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पर स्थित है, उन्होंने इसे इंदिरा कॉल शब्द से पुकारा। इंदिरा यहाँ पर देवी लक्ष्मी का एक नाम है, और कॉल का मतलब होता है पर्वत का उठा हुआ भाग, यानी कटक। ठीक है, इस बात को आपको समझना है। अकॉर्डिंग टू, याद रखिएगा, अगर हम देखें तो 31 अक्टूबर 2019 के हिसाब से, अब देखिए जम्मू कश्मीर अलग हो गया और लद्दाख अलग हो गया। इसका मतलब यह है कि जो इंदिरा कॉल है, दैट इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेह, यानी लेह जिला में है, और लद्दाख केंद्र शासित राज्य के अंतर्गत आता है। तो सबसे उत्तरी राज्य के रूप में देखें तो आप लद्दाख को देख सकते हैं, सबसे उत्तरी जिला देखें तो लेह को देख सकते हैं, और सबसे उत्तरी पॉइंट को देखेंगे तो आप सभी लोग जानते हैं कि उस पॉइंट को हम लोग इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। साथियों, इंदिरा कॉल इस वक्त आप सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड क्षेत्र में स्थित, है। ये बहुत पहले से जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान के कब्जे में आ गया था। इस क्षेत्र में आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि काराकोरम पर्वत है, अपना कृष्णागिरी पहाड़ यहाँ पर विस्तारित है, और इसी पहाड़ पर ये आपका पॉइंट स्थित है। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने मजाक में सरदार पटेल साहब से कह दिया कि यह क्षेत्र बहुत ही वीराना क्षेत्र है, यहाँ पर हमेशा बर्फ पड़ी रहती है, यहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं है, यहाँ पर कोई पशु पक्षी भी नहीं रहते हैं, इसलिए ना हो तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा इसमें प्रयास करता है, इसको दे ही दिया जाए। ये उन्होंने मजाक बहुत बड़े बड़े लोग भी करते हैं। अब ये मजाक भैया सीरियस जो है ले लिए सरदार पटेल साहब अपना सर झुकाकर बोले, अरे पंडित जी, आप हमारा गंजा सर देख रहे हो, बंजर ये भी तो है, क्या करें, इसे काट के फेंक दें। मत भूलो नेहरू जी, ये हमारे भारत माता का मुकुट है, और इस मुकुट के पास में स्थित जो इंदिरा कॉल है, ये हमारे भारत माता के माथे की बिंदी है। इस प्रकार का उन्होंने कोट किया था। तो नेहरू जी को लगा कि यार भाई, ये भारत के बिस्मार्क, लौह पुरुष और सरदार, इनके लिए इस प्रकार का मजाक ठीक नहीं है। सोचिए, इस प्रकार से हमारे उस समय के होम मिनिस्टर रहा करते थे। इसके बाद देखिए दूसरा, अगर हम दक्षिण बिंदु की बातचीत करें, 8 डिग्री 4 मिनट पर है केप कैमरिन, जो कन्याकुमारी में स्थित है। इसका मतलब यह है कि सबसे दक्षिण बिंदु हो गया केप कैमरिन हो गया, और आप स्थान का नाम देखेंगे तो उसका नाम हो गया कन्याकुमारी, राज्य हो गया तमिलनाडु। अब यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट की अगर हम बातचीत करें, 97 डिग्री 25 मिनट की बातचीत करें तो यहाँ पर किबीथू एक गांव का नाम है, अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जनपद में स्थित है। इसका मतलब सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश होगा, सबसे पूर्वी जिला अंजाव होगा, और सबसे पूर्वी बिंदु होगा जिसे हम किबीथू के नाम से जानेंगे। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत बेहतर तरीके से चीजों को समझ रहे हैं। आप बिंदु ही नहीं, जिलों को भी आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। और इधर की तरफ आप गुजरात को देखें, गुजरात का यह कच्छ क्षेत्र है, अर्थात कच्छ जिला में स्थित है गौरा मोता। याद रखिएगा, गुरला मोता कहिए या फिर गौरा मोता कहिए, दैट इज द वेस्टर्न एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया, जो गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। अब प्यारे साथियों, एक बात तो और बचती है, वो बात यह है कि ये जो हमारा अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार को देखिए मलयालम शब्द है। अंडमान निकोबार एक मलयालम शब्द है, जिसमें अंडमान का मतलब होता है भगवान हनुमान, और निकोबार का मतलब होता है नग्न लोगों की भूमि। तो ये शब्द को भी थोड़ा सा समझना है। 8, याद रखिए 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। इसका मतलब यह है कि 8 डिग्री से तो नीचे ही है। इस पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट, या फिर ध्यान दीजिए पिग्मोलियन पॉइंट कहते हैं, पार्सन पॉइंट कहते हैं, या फिर इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। और भी एक नाम है, जैसे ही आप बने रहेंगे तो अगले क्वेश्चन में
आपको पहली बार एक और नाम आपको सुनने को मिलेगा और उसको भी आप लोगों को याद रखना, ठीक है। पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट या फिर इंदिरा पॉइंट, ये इसके नाम है। इसमें इंदिरा जी के, श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो हमारे देश की ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, उन्हीं के नाम से जो है इस बिंदु का नाम रखा गया इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो ग्रेट निकोबार में स्थित है, ये पूरी की पूरी बात हो गई। अब भैया बताओ, भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो आपको बताना चाहिए। देखिए दक्षिणतम पूछा है, दक्षिणी नहीं पूछा, दक्षिणतम। तो दक्षिणतम का मतलब हो गया 6 डिग्री 4 मिनट वाला, तो इसमें इंदिरा पॉइंट को आप सही करिए। इसी क्वेश्चन में देखिए उत्तरतम पूछ ले तो इंदिरा कौल को बताना है, पूर्वी पूछ ले किबीथू को बताना है, पश्चिमी पूछ ले तो आपको गौरा मोता को बताना। एक तीर और 5 निशाने, सोचिए ये एक ऐसे तीर की बातचीत हो रही है, आपके तर्कस में ऐसे तीर होने चाहिए, ऐसे ब्रह्मास्त्र होने चाहिए कि कहीं ना कहीं एक ब्रह्मास्त्र छोड़ने पर आपके कम से कम 5 कार्य सिद्ध हो जाएं। सोचिए इस क्वेश्चन के माध्यम से, इस विश्लेषण के माध्यम से हमने 5 सवालों के जवाब यहां पर आपके क्लियर कर दिए। इसके अलावा भी जो उत्तरी जिला है, पूर्वी जिला है, दक्षिणी जिला है, पश्चिमी जिला है, इनके विषय में भी हमने आपको बता दिया। तो उम्मीद है कि यहां से आप चीजों को बेहतर कर पाएंगे। अब इससे संबंधित अगर क्वेश्चन होगा तो आप सभी लोग बता सकते हैं। प्यारे साथियों सभी लोग बताइए, क्वेश्चन आ ही गया, देखिए आपके सामने। भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है? दक्षिण में सबसे दूर स्थल, अब आप ही बताइए साथियों कि जो केप कैमरिन है ये तो 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। पॉइंट कैलिबर है इंदिरा पॉइंट, अगर इंदिरा पॉइंट की बातचीत करें तो ये 6 डिग्री 4 मिनट पर है। अब आप ही तय करिए कि दक्षिण में दूरस्थल वह स्थान कौन सा है। तो आपको इंदिरा पॉइंट या फिर पार्सन पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट का नाम याद रखना है। इट इज सबमर्ज इन द सुनामी ऑफ 2004। ये आपको समझना है कि 2004 में जब सुनामी आई थी तो ये क्या हो गया, डूब गया है। इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, ऐसा भी कभी कभी प्रश्न में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है 10वां, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है भाई? देखिए ना, मैंने कहा था कि यहां से क्वेश्चन आपको इस प्रकार से मिलने वाला है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? पार्सन पॉइंट, लाही चिंग, पिग्मेलियन पॉइंट या इनमें से कोई नहीं? बताओ साथी, इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोगों को देना चाहिए। कमेंट करके दीजिए, इस क्वेश्चन के जवाब को कमेंट करके दीजिए। कितने लोग हैं जो इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे? मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन में अगर आप बने रहेंगे तो आपको एक और नाम आज सीखने को मिलेगा। अगर ऐसी बात है तो संकेत मिल रहा है ना कि वो नया नाम लाही चिंग है। लाही चिंग है, इसमें से आपको सभी सही करने हैं, ऑल ऑफ दीज करने हैं। इनमें से चाहे पार्सन पॉइंट ऑप्शन में दिया है, लाही चिंग दिया है, पिग्मेलियन पॉइंट दिया है, तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है कि डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। निम्नलिखित में कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? थोड़ा सा टेक्निकल है ना। केप कैमरिन, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल। अगर इनके हम लोकेशन को यहां पर पहले लोकेट कर दें तो आप चीजों को बहुत अच्छे से बता सकते हो। क्यों दोस्तों? बिल्कुल, आइए इसको समझते हैं। ये दैट इज अ मैप ऑफ इंडिया, और यहां पर आपको समझना, ये यहां पर पहला इसमें केप कैमरिन दिया है, तो केप कैमरिन तो ये हो गया भैया तमिलनाडु में, यानी ए ऑप्शन के लिए केप कैमरिन ये हो गया। रामेश्वरम यहां पर ही आप देखेंगे, रामेश्वरम बी ऑप्शन हो गया। इंदिरा पॉइंट आपका ये यहां पर हो गया सी ऑप्शन में, और इंदिरा कॉल ये आपका ए ऑप्शन में। कह रहा है भूमध्य रेखा के निकट कौन सा होगा? आप ही साथियों बताइए कि ये हमारी पृथ्वी है, इसमें 0 डिग्री से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको 1 डिग्री मिलेगा, 2 डिग्री मिलेगा, 3 डिग्री मिलेगा, 4 डिग्री है, 5 डिग्री है, 6 डिग्री है, 7 डिग्री, 8 डिग्री। यहां पर आपको समझना 8 डिग्री पर देखिए केप कैमरिन स्थित है। 8 डिग्री से पहले भी तो कोई है ना, 8 डिग्री से पहले भी कोई है 6 डिग्री में। इसका मतलब इक्वेटर से सबसे नजदीक कौन सा होगा? तो आप लोगों को बताना है, वह होगा इंदिरा पॉइंट। होगा कि नहीं होगा? सभी लोग तय करके बताइएगा। आइए अगला प्रश्न आपके सामने है।
12वां, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है, इस बात को सभी लोग तय करके बताइए। इंदिरा पॉइंट है, पार्सन पॉइंट है, पिग्मेलियन पॉइंट है या फिर इंदिरा कॉल है? भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग। अब आप सोचिए, अब आप सोचिए क्या हो सकता है। इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट, ये तीनों एक ही हैं जो कहीं ना कहीं 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पर स्थित। इसलिए बचा कौन? बचा है डी ऑप्शन, अर्थात इंदिरा कॉल बचा है और इंदिरा कॉल को ही सभी लोगों को सही करना। अगला प्रश्न, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां स्थित है? तमिलनाडु में, केरल में, लक्षद्वीप में या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में? सोचो भैया, सोचो सभी लोग कि जो इंदिरा पॉइंट है, जिसे हम लोग और भी नाम से कहते हैं लाहीचिंग, लाहीचिंग आपका हो गया, पार्सन हो गया, पार्सन हो गया या फिर पिग्मेलियन हो गया। सोचिए ये कहां पर है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी आप देखेंगे तो ग्रेट निकोबार पर है, ग्रेट निकोबार पर है। तो डी ऑप्शन को आप सभी लोग सही करिए। सोचिए, अगर आप बेहतर तरीके से हर विषय पढ़ेंगे, हमारे मिशन इंस्टीट्यूट में आप देखेंगे लगभग हर विषय अगर आप लोग पढ़ेंगे, हर विषय अपने आप में बहुत मजबूती के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। और कहते हैं कि जो लोग सोचते हैं कि एक विषय से सब कुछ हो जाएगा, तो सिंगल सब्जेक्ट वर्सेस इज नॉट एग्जिस्ट योर सक्सेस। एक विषय की पूजा करने से, एक विषय को पढ़ लेने से भैया उस विषय का मास्टर बना जा सकता है, लेकिन एक बेहतर जो है ना तो प्रशासनिक अधिकारी बना जा सकता है और ना ही कोई पब्लिक सेक्टर की नौकरी को प्राप्त किया जा सकता है। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसलिए सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें और आगामी जो आने वाला एग्जाम है, खास तौर पे जीडी, उसके लिए आप लोग एक बेहतर सफलता को प्राप्त करें। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? देखिए, रामेश्वरम द्वीप की बात की साथियों, सबसे पहले हम लोग कुछ द्वीपों की विषय में बातचीत कर लेते हैं। मैंने आपको गुजरात में कुछ द्वीपों के नाम बताए थे। गुजरात में जो द्वीप है उसमें नोरा का नाम सुने होंगे, आलिया बेट का नाम सुने होंगे, खड़िया बेट का नाम सुने होंगे। इन द्वीपों को आपको याद रखना है। ठीक है, इसी प्रकार हम महाराष्ट्र की बातचीत करें, महाराष्ट्र में देखिए क्या है, बुचर है, बुचर। इसी प्रकार से करंजा का नाम सुने होंगे, सालसेट का नाम सुने होंगे और एलिफेंटा का नाम सुने होंगे। एलिफेंटा क्यों भैया? अगर आप मुंबई गए होंगे तो ढेर सारे बीचेस जाने होंगे, जुहू है, अक्सा बीच है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर द्वीपों को भी सुने होंगे, बुचर, करंजा, सालसेट और एलिफेंटा। इसी सालसेट द्वीप पर मुंबई नगर स्थित है। मुंबई नगर, आप सोचिए जनसंख्या तो होगी ना, तो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो द्वीप है उस द्वीप का नाम है सालसेट, क्योंकि इसमें मुंबई जैसा महानगर स्थित है। और एलिफेंटा को भी आप लोगों को याद रखना है, एलिफेंटा अरब सागर में स्थित वह द्वीप है जहां पर हाजी अली साहब की दरगाह स्थित है। इस बात को भी आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद देखिए हम गोवा की बातचीत करें, गोवा में अंजी द्वीप, अंजी द्वीप, इसको भी याद रखना है, एग्जाम में आ जाएगा। अंजी द्वीप कहां पर है? तो गोवा में है। इसी प्रकार से सेंट मैरी, सेंट मैरी हो गया कर्नाटक में, कर्नाटक में हो गया। इसी प्रकार वाइपिन, वाइपिन का नाम सुने होंगे, केरल में हो गया। और तमिलनाडु की बातचीत करें तो पंबन द्वीप समूह हो गया, पंबन द्वीप समूह, जिसमें रामेश्वरम है, धनुषकोडी है, इस प्रकार की जगह स्थित है ना, पंबन द्वीप समूह। इसी पंबन द्वीप समूह पर राम सेतु, आदम का पुल या फिर एडम ब्रिज स्थित है। इस बात को याद रखना है। आंध्र प्रदेश की थोड़ा बातचीत करें तो आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा का नाम सुने होंगे, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र स्थित है। और उड़ीसा की बातचीत करें तो उड़ीसा में जो है उसे हम क्या कहते हैं? व्हीलर, व्हीलर द्वीप कहते हैं। और व्हीलर द्वीप को हम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से भी जानते हैं। तो साथियों, इन द्वीपों के विषय में विशेष नजर बनाए रखिएगा। अब क्वेश्चन को देखते हैं, रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग होता है? पाक जल संधि से, पंबन चैनल से, 10 डिग्री से या फिर 9 डिग्री से? साथियों, इस क्वेश्चन में सभी ऑप्शंस पर हम विचार करते हैं। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि, पंबन चैनल, ये बिल्कुल सही जवाब है। बी ऑप्शन को ध्यान दीजिएगा, रामेश्वरम इज द पार्ट ऑफ इंडिया
अब साउथ में जाएंगे तो जाहिर सी बात है तमिलनाडु के समुद्र के किनारे यह रामेश्वरम स्थित है और पंबन चैनल के द्वारा कहीं ना कहीं अलग होता है। 10 डिग्री अंडमान और निकोबार के बीच में है। 9 डिग्री की बातचीत करेंगे तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है। तो इसका भी जवाब यहां पर आपको मिला बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जवाब मिला। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15वां, आदम का पुल, एडम ब्रिज। एडम ब्रिज की बातचीत कह रहा है कि ये निम्नलिखित में किन देशों के बीच में, भारत और पाकिस्तान। भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में तो रेड क्लिफ है ना, रेड क्लिफ का नाम सुने होंगे। लगभग 3323 किलोमीटर लंबी सीमा भारत और पाकिस्तान के बीच में तीसरी सबसे लंबी सीमा लगती है, क्योंकि पहली सबसे लंबी सीमा 4096 किलोमीटर की भारत और बांग्लादेश के साथ है और 3488 किलोमीटर लंबी जो मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच में है। तो तीसरे नंबर पर इसका नाम आता है भारत और पाकिस्तान। भारत और बांग्लादेश आप सभी लोग जानते हैं 4096 किलोमीटर अप्रोक्स इसकी सीमा है। भारत और श्रीलंका ये बिल्कुल सही है, भारत म्यांमार गलत है, यानी यहां पर आपको सी ऑप्शन को सही करना। कहा जाता है कि मद्रास प्रेसिडेंसी के कभी गवर्नर रहा करते थे, उनका नाम था रॉबर्ट पार्क, सर रॉबर्ट पार्क। सही आपने सुना, सर रॉबर्ट पार्क। और उन्हीं के जमाने में कहीं ना कहीं पाक स्ट्रेट को मेंटेन किया गया है ना, डिक्लेयर किया गया, तो इसीलिए उन्हीं के नाम से हो गया पाक स्ट्रेट। तो यहां पर भारत और श्रीलंका के बीच में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? बताओ तो साथियों। 10 डिग्री चैनल की बातचीत हो रही है। 10 डिग्री चैनल आप सोचिए, अंडमान और निकोबार और सुमात्रा, मालदीव और लक्षद्वीप, सुमात्रा तथा जावा। यहां पर आप लोगों को ध्यान देना है। बताइए साथियों, 10 डिग्री चैनल की बातचीत की जा रही है, क्या अंडमान और निकोबार होगा, निकोबार और सुमात्रा होगा, मालदीव और लक्षद्वीप होगा, सुमात्रा तथा जावा होगा? यहां पर समझिए, अंडमान और निकोबार ये तो बिल्कुल सही है, 10 डिग्री चैनल इनके बीच में है। निकोबार और सुमात्रा की बातचीत करें तो ये ग्रेट चैनल के बीच, ग्रेट चैनल इनके बीच में है। मालदीव और लक्षद्वीप की बातचीत करें, 8 डिग्री चैनल भैया, 8 डिग्री चैनल। सुमात्रा तथा जावा के बीच में बातचीत करें तो सुंडा जलसंधि के द्वारा ये अलग होते हैं। जावा द्वीप पर ही बाली शहर स्थित है और इसी बाली में ही G20 सम्मेलन हुआ था। इस G20 सम्मेलन में आप लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री का कमिटमेंट था कि जो देश कहीं ना कहीं आतंकवादी संगठनों को पनाह देते हैं, अब वक्त आ गया है कि उन देशों को भी पनिशमेंट दिया जाए, उनको भी विश्व समुदाय से अलग थलग कर दिया जाए, इस प्रकार का स्टेटमेंट था। और G20 का अगला सम्मेलन कहीं ना कहीं भारत में होगा। ठीक है, हमने T20 जीता कि नहीं जीता, लेकिन भैया G20 कहीं ना कहीं होने वाला है, इस बात को भी आपको समझना है। ये आपके एग्जाम में आ चुका है, आ सकता है, बाली के विषय में आ सकता है। बाली कहां पर? जावा द्वीप पर है और जावा इंडोनेशिया का एक आइलैंड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17वें पे। 17वां सवाल आपके सामने है, देखिए ध्यान से। डंकन पास किसके बीच में स्थित? डंकन पास, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करिए। सोचो साथियों कि ये हमारा म्यांमार हो गया। म्यांमार कभी इंडिया का हिस्सा रहा करता था। 1937 के पहले म्यांमार भारत का एक नेसेसरी पार्ट रहा करता था और इसके बाद आप सभी लोग जब अलग हो गए तो देखिए यहां पर आप देखेंगे तो मर्तमान की खाड़ी है। म्यांमार के दक्षिण में मर्तमान की खाड़ी है और यहाँ पर जो छोटे छोटे द्वीप हैं, स्पेन के लोग जब यहाँ पर गए और ढेर सारे कोकोनट के पेड़ देखे तो उन्होंने कह दिया, अरे ये तो कोको चैनल है। कोको चैनल, याद रखिए, कोको द्वीप है, तो कोको द्वीप हो गया, कोको द्वीप हो गया। और कोको द्वीप के बाद देखिए कहीं ना कहीं ये कोको चैनल के माध्यम से अलग होते हैं। अब इसके बाद नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान हो गया। इसके बाद देखिएगा साउथ अंडमान हो गया और लिटिल अंडमान हो गया। क्या हो गया? लिटिल अंडमान हो गया। तो ये भैया अंडमान द्वीप समूह हो गए। इसके बाद देखिए कार निकोबार, मिडिल निकोबार और ग्रेट निकोबार हो गए। तो अब प्रश्न ये है कि ये डंकन पास किसके बीच में है? 10 डिग्री चैनल तो भैया अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह के बीच में है। तो डंकन पास है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। कहीं है क्या? साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। सी ऑप्शन को सभी लोग सही कर सकते हैं। डंकन पास इज लोकेटेड बिटवीन साउथ अंडमान एंड लोअर अंडमान या लिटिल अंडमान। कहा जाता है कि जो साउथ अंडमान है इसी में पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर राजधानी है अंडमान निकोबार की, पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, इसके अलावा भी आप देखेंगे
तो बैरन द्वीप, एक जागृत ज्वालामुखी आपको यहाँ पर मिलेगा, नारकोडम आपको सुसुप्त अवस्था का ज्वालामुखी मिलेगा, हैवलॉक द्वीप है, शहीद द्वीप, रास द्वीप है, नील द्वीप है, जिन्हें क्रमशः हम विभिन्न महापुरुषों के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसमें आप नेताजी के नाम से जानते हैं, जिसमें आप शहीद द्वीप के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के द्वीप हैं, ये चीज हो गया। इसी प्रकार देखिए अंडमान निकोबार की जनजातियों की बातचीत करें तो सोमपेन, सोमपेन जारवा यहाँ की जनजाति है। सोमपेन हो गया, जारवा हो गया, सेंटली हो गया, अंडमानी हो गया, निकोबारी हो गया। दीज आर द मेन ट्राइब ऑफ द अंडमान एंड निकोबार। इस बात को भी आपको समझना है, सेंटली और सोमपेन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। 572 द्वीपों का ये एक समूह है, 572 द्वीपों का समूह है। लगभग 36 द्वीपों में लोग रहते हैं, बाकी ऐसे वीरान पड़े रहते हैं, है ना। इसी प्रकार सेलुलर जेल का नाम सुने होंगे, सेलुलर जेल, सेलुलर जेल का नाम सुने होंगे, यह है साउथ अंडमान में स्थित है। तो इस बात को भी आपको समझना, एक जमाना था जब काला पानी दिया जाता था, आज ये कहीं ना कहीं टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। तो समय समय की बात होती है कि एक समय में लोग वहां जाना नहीं चाहते थे, और आज जब जाते हैं तो देखिए पर्यटन करके आते हैं, घूम टहल के आते हैं, ठीक है। तो ये रहा 17वां सवाल। 18वें सवाल पर हम लोग चलते। दीव, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दीव, दीव एक है, यानी दीव एक जगह का नाम है साथियों। अगर आप इसके विषय में समझिए तो आपको पता होना चाहिए कि 2019 में बहुत बड़े बदलाव हुए देश में। 2019 में आप सभी लोग जानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर रहा, उसमें से उसकी जो शक्तियां थी, अनुच्छेद 370 ये हटा दिया गया, 35A को हटा दिया गया। इसके अलावा इसको 2 टेरिटरी में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर यूटी में बांट दिया गया और लद्दाख यूटी में बांट दिया गया। इस चीज को भी आप लोगों को समझना है। तो ये 2019 में कार्य हो रहा है। इसके साथ साथ दादरा नगर हवेली है, वह दमन दीव है, दोनों को आपस में अलायंस कर दिया गया। तो देखिए राज्यों का बंटवारा हो अर्थात नए राज्यों का निर्माण, उसके लिए भी संविधान में व्यवस्था तो होगी, है ना। और इसके साथ साथ 2 राज्यों का आपस में अलायंस भी किया जा सके, मर्ज भी किया जा सके, ऐसी भी व्यवस्था होगी। और इसके लिए हमारे जो है होम मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होती है। तो दीव एक क्या है, दमन के तट पर है, गोवा के तट पर है, गुजरात के तट पर है। अरे भाई सीधा लगाओ ना, गुजरात के तट पर है, यह एक स्थान है, यह हमारे देश का यूटी स्टेट है, आप सभी लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, भैया बताइए श्रीलंका को भारत से क्या पृथक करती है? ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि या फिर 10 डिग्री चैनल? बताइए इसका सही जवाब आपको क्या देना है। देखिए ग्रेट चैनल तो आप सभी लोग जानते हैं, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में स्थित। दूसरा 8 डिग्री चैनल मालदीव और भारत के बीच में स्थित। इसी प्रकार पाक जल संधि भारत और श्रीलंका सही है, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में स्थित। देखिए श्रीलंका की बातचीत हो रही। श्रीलंका को साथियों विभिन्न नामों से जाना गया, जिसमें सिंघली द्वीप का नाम सिंघली द्वीप हो गया, टेप्रोवन हो गया, टेप्रोवन हो गया। इसी प्रकार से सीलोन का नाम सुने होंगे, सीलोन का नाम सुने होंगे। पहले लंका कहा जाता था, फिर बाद में ये हुआ कि भैया श्री लगा दो, नहीं लंका लंका मजा नहीं आएगा, तो श्रीलंका हो गया, ठीक है। इसे हिंद महासागर का मोती भी कहते हैं। ये सब पॉइंट आपके यकीन मानिए जीडी में पूछे जाए, नहीं जानकारी है तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, गलत हो जाएगा। इसलिए चीजों को आप लोग बेहतर से बेहतर समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आज का ये अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है। इस बात को समझिए, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी? रेड क्लिफ, मैकमोहन, डूरंड और स्टैनफोर्ड रेखा। आइए इसको हम लोग विश्लेषण ही कर लेते हैं। ये आप सभी लोग ध्यान दीजिए, ये भारत का मैप है। इस मैप में चीजों को यहां पर आपको बेहतर से बेहतर समझना। देखो सबसे पहली बात यह है कि भारत का जो भौगोलिक सीमा है वो कई देशों के साथ लगता है। अब कई देशों का मतलब 7 ऐसे देश हैं जिनके साथ स्थलीय सीमा लगती है, यानी आप देखेंगे लैंड टेरिटरी, ज्योग्राफिकल टेरिटरी शेयर होती है, और 2 ऐसे देश हैं जिनके साथ वाटर बाउंड्री निर्धारित होती है। अब अगर हम सबसे पहले हम टेरिटरी की ज्योग्राफिकल टेरिटरी वाले की बातचीत करें तो भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, भारत और पाकिस्तान हो गया। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में आप सभी लोग जानते हैं कि 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, और इस सीमा को हम रेड क्लिफ कहते हैं, रेड क्लिफ इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन कहते हैं।
भारत के 4 राज्य, जी आपने सही सुना, भारत के कितने राज्य? 4 राज्य। ऐसा नहीं है, पहले की बात दूसरी थी, अब की बात दूसरी हो गई है। भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, जिसमें गुजरात, राजस्थान और पंजाब ये तो राज्य हो गए, और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित राज्य हो गए। आप सोचिए, पहले हम 4 राज्यों को गणना करते थे, अब 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। वहीं पाकिस्तान की तरफ से आप देखेंगे गिलगित बाल्टिस्तान हो गया, खैबर पख्तून हो गया, सिंध प्रांत हो गया, पंजाब प्रांत हो गया, ये भारत के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे सबसे छोटी बाउंड्री 106 किलोमीटर लंबी भारत और अफगानिस्तान के बीच में निर्धारित होती है, लेकिन भारत का जो क्षेत्र अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है वह क्षेत्र गिलगित बाल्टिस्तान कहलाता है, और गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान का अधिकार है। इसका मतलब यह है कि अगर अफगानी तालिबानी जो सेना है वह अगर यहां पर अटैक करे तो सबसे पहले पाकिस्तान की बैठकों से निपटना पड़ेगा, पाकिस्तान यानी बॉर्डर एक्शन टीम से निपटना पड़ेगा, और अगर वो हारी मान लेते हैं तो फिर हमारी बीएसएफ तो तैयार ही तैयार है। एलओसी के तुरंत इधर ढेर सारी मात्रा में जो है वहां पर जो है कहीं ना कहीं डिप्लॉय किए गए हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है कि 106 किलोमीटर लंबी सीमा है। चीन के साथ बातचीत करते हैं, चीन के साथ देखिए 3488 किलोमीटर लंबी सीमा। अब इसमें देखिए 4 राज्य हो गए और 1 यूटी स्टेट हो गया। जी आपने सही सुना, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हो गए और 1 यूटी हो गया आपका लद्दाख। इस बात को आपको समझना है। मैकमोहन 1914 ईस्वी में हमारे देश के उस समय विदेश सचिव रहा करते थे, फॉरेन सेक्रेटरी रहते थे ब्रिटिश रूल में, जिनका नाम था सर हेनरी मैकमोहन, और उन्हीं के समय में ही ये पार्टीशन हो गया, तिब्बत चला गया हमारे हाथ से 1914 ईस्वी में सिमला कन्वेंशन के तहत। ठीक है, इसके बाद देखिए भारत और हम लोग नेपाल की बातचीत करते हैं साथियों। भारत और नेपाल जिसमें 4 राज्य सीमा बनाते हैं, जिसमें उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है और पश्चिम बंगाल है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा बनाते हैं। ये देखिए पॉइंट करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि साथियों सन 2000 में 3 नए राज्य बनाए गए थे, जिसमें आप 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर, अर्थात छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ डिवाइडेड फ्रॉम मध्य प्रदेश, उत्तराखंड डिवाइडेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश और झारखंड डिवाइडेड फ्रॉम बिहार। ठीक है, इस बात को आपको समझना है। तो यूपी की अगर हम लोग बातचीत करें, देखिए यूपी का एग्जाम है और यहां से क्वेश्चन आना बिल्कुल तय रहता है। तो हमारे जो साथी यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, आप सभी लोग यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि ये हमारा उत्तर प्रदेश है, और इधर की तरफ आप सभी लोग जानते हैं कि नेपाल है। तो नेपाल के साथ यूपी के कितने जिला सीमा शेयर करते हैं? तो महाराजगंज हो गया, बलरामपुर हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, इसी प्रकार से श्रावस्ती हो गया, बहराइच हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, पीलीभीत। कितने भैया हो गए? 7 हो गए। 7 जिले एक बार पुनः सुनिए, महाराजगंज हो गया, बलरामपुर हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, श्रावस्ती हो गया, बहराइच हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया और पीलीभीत हो गया। ये 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके बाद भारत भूटान की बातचीत करें तो भूटान के साथ भारत के 4 राज्य, जिसमें सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। इसी प्रकार म्यांमार की बातचीत करें तो म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य, जिसमें आप सभी लोग अरुणाचल प्रदेश का नाम सुनेंगे, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लंबी सीमा, जिसमें आप देखेंगे भारत के लगभग इसमें 5 राज्य, लगभग क्या 5 ही राज्य, मिजोरम, त्रिपुरा 3 ओर से घिरा हुआ बांग्लादेश से। इसके बाद आप देखेंगे मेघालय, असम और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो ये पूरी की पूरी रूपरेखा रही भारत और चीन के बीच में। उम्मीद है मैकमोहन को आप सभी लोग सही करेंगे। तो ये रहा सेशन, कैसा लगा आप सभी लोगों को जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज आप सभी लोगों को क्लियर होना चाहिए, जरूर विजिट करें यहाँ पर। और हमारे परिहार सर के नेतृत्व में शानदार तैयारी की जा रही है, इस तैयारी को मुकम्मल करिए और अपने लक्ष्य को कहीं न कहीं प्राप्त करने का प्रयास करें। जय हिंद।